नेक्स्ट अगला सवाल आया था सर्च इंजन पूछा गया था। ऐसा नहीं था, सवाल ये था कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। 4-5 सर्च इंजन के नाम दिए गए थे। नॉर्मली आप लोगों को पता है हम लोग सर्च करते हैं गूगल से, याहू से, लेकिन ये सर्च इंजन लोगों को कम पता है। इसका नाम है अल्टा विस्टा और ये सर्च इंजन काफी पुराना है। आपको सर्च इंजन के बारे में भी बता दें, बहुत सिंपल है। एक साइट नोट कर सकते हैं आप जिसका नाम है विकिपीडिया, और इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जाएंगी। तो अगर आपको सर्च इंजन के बारे में जानना है तो विकिपीडिया में ये सब कुछ अवेलेबल है। देखिए सर्च इंजन के बारे में आपको इजीली बता दें, ये आपको ये भी पता है कि सर्च इंजन सर्च करते हैं, लेकिन बहुत सारे पुराने सर्च इंजन है और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे इन्फोसिक्स, लाइकोस तो अभी भी एक्टिव है, ये सर्च इंजन है। go.com पहले यूज हुआ करता था। अल्टा विस्टा 1995 में आया था और अब ये रीडायरेक्टेड टू याहू हो गया, यानी याहू के द्वारा ऑपरेट होता है। फिर याहू भी इसने लॉन्च किया अपने आप को और धीरे धीरे सर्च इंजन आगे बढ़ते चले गए। गूगल की लॉन्चिंग 1998 में हुई थी और वो काफी फेमस सर्च इंजन है। अब गूगल के बाद भी काफी सारे सर्च इंजन आ गए हैं, आप देख रहे होंगे इसमें। जैसे इस समय AOL सर्च इंजन काफी अच्छा और फेमस है, और भी काफी सारे ask.com भी है सर्च इंजन है, और विंडोज 10 के साथ जो मिलता है वो है बिंग, ये डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में लॉन्च करते हैं वो लोग। और भी ये सारे सर्च इंजन है जो कि इस समय मार्केट में अवेलेबल है। सबका एक ही काम है, सर्च करना। गूगल सर्च इंजन फेमस इसलिए है क्योंकि ये काफी बड़े स्केल में है और सबसे ज्यादा साइट्स इसमें लिस्टेड है। अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है तो आप लोग चाहेंगे कि उससे ज्यादा क्लोज रिजल्ट मिले। अब अगर आप लोगों ने याहू या दूसरे सर्च इंजन, वो भी बड़े हैं लेकिन उनमें उतने ज्यादा कंपनी लिस्टेड नहीं है, इसलिए सर्च के रिजल्ट उसमें उतने अच्छे नहीं मिलते। गूगल आसान है, छोटा सर्च इंजन है, इजीली सर्च कर लेता है। और गूगल में एक चीज और आपको बता दें, इसी में एडवांस सर्च ऑप्शन भी दिया रहता है। अगर आप लोग यहाँ क्लिक करें तो आपको एडवांस सर्च ऑप्शन भी मिलेगा, जिससे कि आप अपनी सर्च को और भी अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो ये तो नॉर्मल सर्च है, आप लोग एडवांस सर्च कर लीजिए। एडवांस सर्च में आप लोगों को अगर एग्जैक्ट कोई वर्ड ढूंढना है, कोई फ्रेज ढूंढना है, या फिर कोई नंबर्स उस रेंज के बीच में ढूंढने हैं, किसी लैंग्वेज से ढूंढना है, या कोई पर्टिकुलर डोमेन या साइट से ढूंढना है, तो आप उसको और भी ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं। और गूगल सर्च इंजन की खासियत ये है कि ये इमेज सर्च भी कर सकता है। इमेज सर्च यानी कि अब जैसे मैंने आपको एक फोटो दिखाई, अननोन पर्सन की फोटो है, और मैंने आपसे कहा कि इसके बारे में बताइए, अगर नाम पता होता तो हम टाइप कर देते हैं। तो गूगल इमेजेस वाइज भी सर्च करता है। इमेजेस वाइज सर्च करने के लिए आपको गूगल इमेज खोलना पड़ेगा, यहां सर्च बाय इमेज ऑप्शन दिया रहता है, आप क्लिक करिए। पूछ रहा है कि आपको फोटो कहां देखने को मिली, उसका URL टाइप करिए, वरना अगर आपके कंप्यूटर में है तो यहां से अपलोड कर लीजिए। तो मैंने एक फोटो अपलोड कर ली कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही फोटो अपलोड करता हूं और देखता हूं कि ये मेरे को सर्च करा पाता है कि नहीं करवा पाता। अगर आप लोग काफी फेमस हैं और काफी ज्यादा यूज होते हैं या दिखते हैं तो आप लोगों के सर्च इंजन में ये ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा आपको। तो मैं आपको कोई भी फोटो सर्च करके दिखा देता हूं। चलिए मैं अपने कोई चैनल की फोटो देख लेता हूं, ये वाली, और मैंने यहाँ ओपन कर दिया। अब ये सर्च कर रहा है, उससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी वो तुरंत स्क्रीन पर दिखा देगा। देखिए उसने नेलिट यहाँ वर्ड ढूंढा, तो नेलिट के नाम से उसको ये सारी चीजें मिल गई। ये सारे नेलिट से जुड़ी हुई फोटोज हैं, क्योंकि उसमें नेलिट का लोगो लगा था। मेरी फोटो को वो नहीं ट्रेस कर पाया, बाकी नेलिट की फोटो को उसने ट्रेस कर लिया। अगर स्पेशली मैं अपनी फोटो ही सिर्फ लगाता हूं और कोई दूसरी फोटोज नहीं डालता, और चलिए देखते हैं कि अब वो सर्च कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब मैंने यहाँ इस बार स्पेसिफिक अपनी ही फोटो ढूंढ के मैं लगा रहा हूं, ये रही। अब मैं सर्च कर रहा हूं तो देखते हैं ये सर्च कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर वो स्पेसिफिक मेरी फोटो है, उसमें आप नेलिट नहीं है, तो देखिए उसने मेरी फोटो तो नहीं, मेरे से जुड़ी हुई कई सारी फोटोज ढूंढ ली। हाँ, लेकिन मेरे चैनल्स ढूंढ लिए उसने। तो देखिए नीचे उसको मेरे चैनल्स मिल गए जिसमें मेरी फोटो वही वाली लगी हुई है। तो इस तरीके से उसने स्पेसिफिक फोटोज के आधार पर ढूंढना शुरू कर देता है। एक्चुअली ये फोटो मैंने चैनल के सिवाय कहीं और लगाई नहीं है, इसीलिए वो चैनल ही सर्च कर पाया। अगर मैं आपको एक ऐसी फोटो दिखा दूं जो मैंने फेसबुक वगैरह में यूज की थी, तो वो आराम से ढूंढ लेगा उससे। तो अच्छी चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है बिट बाइट, ये भी बहुत यूज में आता है और ये नंबर सिस्टम का सवाल है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं।
नंबर सिस्टम एक ऐसा लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर्स में बात करते हैं, कंप्यूटर में फाइलें सेव करते हैं, और ये कई सारे फॉर्मेट्स में है। सबसे पहले ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो नंबर सिस्टम 4 अलग अलग फॉर्मेट में मिलता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको मशीन और डिजिटल भी कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पता है ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जिसको बिट्स भी कहते हैं, और 1 और 0 का मतलब ऑन और ऑफ है। डेसिमल नंबर सिस्टम हम आम बोलचाल में इस्तेमाल में लाते हैं, जो 0 से 9 है, और इससे मिलकर हम 72, 82, 192 कुछ भी नंबर्स बना लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टोटल 16 होते हैं 0 से लेकर 15 तक, और ऑक्टल नंबर सिस्टम टोटल 8 होते हैं 0 से लेकर 7 तक। अब इसमें कई बार क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं डेसिमल नंबर्स में, या कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन से नंबर सिस्टम के बेस में 2 लगा होता है। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा 2 है यानी कि 2 बाइनरी में होते हैं, 8 है तो ऑक्टल में होंगे, और 16 है तो हेक्सा में होंगे। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी चीज आप लोगों को ये कन्वर्जन पता होना चाहिए, अगर 8 बिट्स हैं तो 1 बाइट के बराबर होगा, 1024 बाइट है तो 1 किलोबाइट के बराबर होगा, 1024 केबी है तो एमबी, और इस तरीके से। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 1 जीबी बराबर कितने बिट्स, तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और यूनिट जो अक्सर पूछ ली जाती है वो निबल। एक निबल जो है वो 4 बिट्स के बराबर है, तो ये आपको हमेशा याद रखना। यही क्वेश्चन इसमें भी था कि जो निबल है, निबल की जगह हाफ बाइट भी कहते हैं, वो कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो आपको बता दें 2 निबल 1 बाइट के बराबर होता है, बिकॉज 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 4 और 4 2 निबल्स 1 बाइट। निबल को हाफ बाइट भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये एक्सेल का सवाल था कि सेल फॉर्मेटिंग करने की शॉर्टकट की क्या है। तो सेल फॉर्मेटिंग करने की शॉर्टकट की कंट्रोल 1 है। अगर आप लोग किसी भी सेल पे काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया इस समय 77, और लिखने के बाद कुछ और भी नंबर्स लिख देते हैं। मैंने यहाँ कई सारे नंबर्स लिख दिए, और इन नंबर्स को लिखने के बाद मैंने आपसे कहा कि इनको परसेंटेज साइन लगा दीजिए, तो आपने तुरंत परसेंटेज साइन लगा दिया, तो देखिए परसेंटेज हो गया। लेकिन एक गलती हो गई हमसे। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर्स मिटाता हूं और मिटाने के बाद मैं अगर कुछ और लिखता हूं तो परसेंटेज साइन नहीं छूटेगा, वो लगा ही रहेगा। परसेंटेज साइन हटेगा कैसे अब? या फिर मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल्स बढ़ा दिए, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ डेसिमल्स ज्यादा कर दिए। अब मैं अगर लिखना चाहता हूं 51, तो वो अपने आप 51.00 और परसेंट साइन लगा देता है। अब अगर आप सोचें कि हम परसेंट साइन यहां से क्लिक करके हटा दें तो ये हट जाएगा, तो नहीं, परसेंट साइन नहीं हटता। उसके लिए सिंपल है, आप कीबोर्ड की कंट्रोल 1 दबा दीजिए, या तो सेल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। ये आ गया कंट्रोल 1। अब यहां से आपको बोल रहा है सेल फॉर्मेटिंग में आपको किसमें चेंज करना। अभी उसने परसेंटेज को सेट कर रखा है, हमने यहाँ नंबर को सेट कर दिया, और जैसे ही ओके किया तो देखिए परसेंट साइन हट गए। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा तो परसेंट लगकर नहीं आएगा। तो ये एक सवाल था कि कंट्रोल 1 जो है, या फिर क्वेश्चन ये था कि आप लोगों का सेल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, तो वो है कंट्रोल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन का है। ट्रू फॉल्स पूछा गया था, और ट्रू फॉल्स में पूछा गया था कि txt फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो txt है। तो ये सही है, txt एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल का ही होता है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये आपको एक्सटेंशन बता दिए गए। नेक्स्ट, OSI मॉडल। इसका 1 या 2 सवाल हर बार आता है, और बच्चे इसे समझ नहीं पाते क्योंकि ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट है। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इसको जरूर नोट कर लीजिए। ये OSI मॉडल के बारे में था, इसके बारे में एक बार हम लोग और आराम से डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको इसके बारे में, OSI मॉडल के बारे में बस सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये 7 लेयर्स होती हैं। ये एक कॉमन मॉडल है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड डेटा ट्रांसफर करने के लिए हर कंपनी यूज करती है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मैं एक कंपनी के प्रोडक्ट बनाता हूं जिससे नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग डिवाइस बनाता हूं। मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है डीलिंक, और मैं डेटा को डेटा ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग डीलिंक डिवाइसेस से कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करता हूं, तो वो आसानी से हो जाते हैं क्योंकि सब एक ही कंपनी के हैं। लेकिन अगर उसकी जगह मैंने मान लीजिए एप्पल कंपनी का कोई डिवाइस लगा दिया, और उनका अपना मॉडल है, वो अपने तरीके से काम करते हैं,
तो मेरे अगर 10 कंप्यूटर अगर मान लीजिए डीलिंग पर बेस्ड हैं और 10 या 5 कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के या किसी और डिवाइस पर बेस्ड हैं, तो उनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी बनेगी नहीं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग OSI मॉडल यूज करते हैं, जिससे आप अराउंड द वर्ल्ड कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लीजिए नेटवर्किंग वाला, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास मान लीजिए कि आपके पास आईफोन है, अगर आप आईफोन का शेयर इट ऑन करें और अगर आप लोग नॉर्मल कंपनी या फिर आप लोगों ने एंड्रॉइड का शेयर इट ऑन किया, तो आप लोग देखेंगे शेयर इट टू शेयर इट डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, भले वो दूसरी कंपनी के ही हो, क्योंकि दोनों के बीच में शेयर इट कंपनी का जो ऐप है वो तो कॉमन ही है, उन्होंने नेटवर्किंग टोपोलॉजी एक जैसी बनाई है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं आप लोगों का नॉर्मल फोन जैसे होते हैं, तो अगर आप नॉर्मल फोन्स को अपने यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं वो तुरंत आपके हार्ड डिस्क में दिखने लगते हैं, माई कंप्यूटर में आप डेटा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप आईफोन को कनेक्ट करेंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उनके यहाँ टोपोलॉजी दूसरी है। अगर उसको कनेक्ट करना है तो आपको अपने कंप्यूटर में iTunes उनका सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा और उसके बाद ही आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये OSI मॉडल हमें यही बताता है कि कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर होता है, या एक जगह से एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा ट्रांसफर होता है। उसके लिए 7 लेयर्स बनाई गई हैं, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग फिलहाल लेयर्स के सिस्टमैटिक नाम नोट कर लीजिए।